आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब आपके मान के चलो कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है, अगर उसमें आपको सॉलिड एज अ सॉल्यूट वहाँ पे अवेलेबल है तो उस केस में हमारा वेपर प्रेशर क्या होगा, इसको कैलकुलेट करना और इसको एनालिसिस करना, ये हमारा मेन एम है। ठीक है, तो अगर आपको ये कंडीशन आप पढ़ रहे हो तो आपको एक चीज यहाँ पे जरूर प्री डिफाइंड आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे जो सॉलिड है ये आपको सॉल्यूट के जैसा बिहेव कर रहा है। ऑब्वियस है कि अगर आपको लिक्विड है, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि सॉल्वेंट अगर आपको दिया हुआ है तो सॉल्वेंट आपके कोई भी अवेलेबल हो सकते हैं, कोई भी प्योर सॉल्वेंट अगर देखोगे कोई भी अवेलेबल हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पे सॉल्वेंट कोई भी ले लो, जैसे मान के चलो एग्जांपल है कि वाटर ही अगर आप ले लेते हो तो ये भी आप कंसीडर कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी सॉल्वेंट हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। बोलोगे ठीक है। तो अब मैं एक एक करके यहाँ पे आपसे बात करना शुरू करूंगा, एक एक टॉपिक पे इस पे डिस्कस करना आपसे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन अवेलेबल है, यहाँ पे सॉल्यूट आपको सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट है। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज जरूर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में ही डिफाइन कर दे रहा हूँ कि ये जो आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है, जो कि सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, ये आपका क्या है, नॉन वोलेटाइल है। ये नेचर में कैसा है आपका, नॉन वोलेटाइल आपको, ये आपको एज्यूम करना है। क्योंकि सारे सॉलिड आपके वोलेटाइल होते नहीं है, आपके एज्यूम या कहां पे क्या करना है कि आपके जो भी सॉल्यूट है, जो कि सॉलिड यहाँ पे अवेलेबल है एज अ सॉल्यूट, तो वो आपके नेचर में कैसे हैं, दैट इज नॉन वोलेटाइल। और आपको पता है कि सॉल्वेंट कोई भी अगर आपको दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल अगर वाटर ही है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ये आपका नेचर में कैसा एज्यूम करना है, आपको दैट इज की वोलेटाइल एज्यूम करना है। बोलोगे ठीक है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि आपको मैं यहाँ पे सबसे पहले इसके बारे में एक एक फेनोमेना डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जैसे मान के चलो ये आपको फिगर ए दिखा रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, फिगर ए दिखा रहा है। तो फिगर ए आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे आपको प्योर सॉल्वेंट अवेलेबल है, यहाँ पे क्या आपको प्योर सॉल्वेंट आपको अवेलेबल है। तो प्योर सॉल्वेंट अगर अवेलेबल है तो इस केस में आप देखोगे कि ये पूरा जो इसका सरफेस आपको दिख रहा है, जो लिक्विड का सरफेस दिख रहा है, सॉल्वेंट का जो सरफेस दिख रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आपके अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पे अगर पूरे सरफेस पे अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल अवेलेबल होंगे तो ये आपको वेपर बनाने में ये आपको फुल फ्लेजेस आपको कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। और इस केस में यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बनेगा, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर ये सॉल्वेंट जनरेट करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट हम लोग इसका नाम देते हुए नजर आते हैं। आपको प्योर स्टेट की बात आपको स्टार्टिंग से कहानी पता है, तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है ना कि अगर आपका सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट प्योर कंडीशन में अवेलेबल है तो पूरा सरफेस जो इसका है वहां पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे, और सॉल्वेंट के अवेलेबल पार्टिकल्स होंगे तो वो पार्टिकल्स आपको वेपर बनाने में मैक्सिमम पॉसिबल आपको कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। और उस केस में जो आपको सॉल्वेंट का जो भी वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, इसको हम लोग पी नॉट से डिफाइन करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, या फिर पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट अगर लिख लें तो भी हम लोग इसको लिखते हुए नजर आ सकते हैं। तो पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट मतलब है कि इसका मतलब समझ में आ गया कि आपको सॉल्वेंट अगर प्योर कंडीशन में है तो वो कितना वेपर क्रिएट करेगा, उसको पी नॉट सॉल्वेंट से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बोलोगे ठीक है। अगर मैंने इसमें आपको एक सॉल्यूट मिला दिया, अगर मैंने इसमें सॉल्यूट को मिला दिया और ये भी सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, तो ऑब्वियस है कि इस सॉल्यूशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सॉल्यूट भी अवेलेबल है, और इस सॉल्यूशन में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे और भी क्या अवेलेबल है, दैट इज कि यहाँ पे सॉल्वेंट भी आपको अवेलेबल है। बोलोगे बिल्कुल सही है। ठीक है, तो लेकिन आपको यहाँ से एक दो चीज ऑब्जर्व करना है, क्या आपको सॉल्यूट यहाँ पे वेपर बनाने में कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि ये आपको नॉन वोलेटाइल नेचर का है, तो ये आपको कभी भी वेपर बनाने में कंट्रीब्यूट नहीं करना होगा। तो वेपर बनाने में इस सेकेंड वाले सॉल्यूशन में कौन, ये जो सेकेंड बी वाला डायग्राम, इसमें कौन आपको वेपर बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, दैट इज कि सॉल्वेंट ही आपको सिर्फ और सिर्फ वेपर बनाने में कंट्रीब्यूट यहाँ पे कर रहा होगा। तो आपने अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया है तो आप यहां पे देखोगे कि ओनली सॉल्वेंट कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
वेपर प्रेशर, फॉर वेपर प्रेशर। तो इसमें आपको सॉल्यूट कुछ भी कंट्रीब्यूट करता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। बोलोगे ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गया, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है कि अगर मैं डायग्राम एक कंसीडर करूंगा तो आप यहां पे देख रहे थे कि आपको जो लिक्विड का सरफेस था उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल थे, और वो मेजॉरिटी आपके पार्टिकल्स दैट इज की सरफेस एरिया को आप ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट वाले केस में आपको मेजॉरिटी सॉल्वेंट पार्टिकल अवेलेबल थे जो कि वेपर बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। लेकिन अगर इसमें आपने सॉल्यूट मिलाया, दैट इज कंडीशन बी, अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे कि आपको ऑब्वियस है कि अगर यहां पे सॉल्यूट भी मिलाया हो तो आपको सॉल्यूशन का जो सरफेस होगा, सरफेस पे सॉल्यूट के भी कुछ पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे और आपके सॉल्वेंट के भी कुछ पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे। तो अगर तुम यहां पे देखोगे, ये जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है ये आपके सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, और जो ब्लू कलर से दिखाया गया है ये आपके क्या है, सॉल्वेंट के पार्टिकल। तो अगर आप कंडीशन बी देखोगे जो कि हमारा सॉल्यूशन है, तो यहां पे देखोगे कि सरफेस पे जो आपके सॉल्वेंट के कंपोनेंट अवेलेबल है ना, वो आपको कम हो गया है। वहां पे कुछ एरिया ना, कुछ आपके जगह वहां पे सॉल्यूट के पार्टिकल भी ऑक्युपाई किए होंगे, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ वेपर बनाने में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, बोलोगे सॉल्वेंट। तो अगर आपको यहाँ पे सॉल्वेंट अगर आपको कम एरिया में ऑक्युपाइड होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वाले डायग्राम से, तो ऑब्वियस है कि ये वेपर बनाने में भी कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो इस केस में अगर आप देखोगे सेकंड वाले केस में, तो यहां पे जो आपको वेपर प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा ये फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में कम वेपर बनता हुआ नजर आएगा। तो आपने यहां पे इसके पीछे का रीजन अगर देखना शुरू करोगे कि आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ऑन द एडिशन ऑफ, आप इसको प्रॉपर्ली ध्यान से सुनते चलना, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट the area the surface area available for solvent particle decreases। ये तो आपको इजीली समझ पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको सरफेस एरिया में कुछ सॉल्यूट के भी तो पार्टिकल अवेलेबल होंगे। वो अलग बात है कि वो वेपर बनाने में कंट्रीब्यूट आपको नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑक्युपाई तो करेंगे। अब अगर फर्स्ट वाले केस में सारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स थे तो वो इजीली वेपर बनाने में ज्यादा वेपर बना रहे होंगे, लेकिन सेकंड वाले केस में अगर आपको सरफेस एरिया सॉल्वेंट के लिए कम अवेलेबल रहा तो कम पार्टिकल से आपको वेपर बनाने में कंट्रीब्यूट करेंगे, और उस केस में आपको लेस वेपर बनता हुआ आपको दिखेगा। तो डिक्रीज है। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। तो इसके पीछे की कहानी क्या है ये आपको डायग्राम में थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा, यहां तक सही है। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आया, फर्स्ट पॉइंट जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो तो उस केस में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गया। आई होप कि ये बात आपको थोड़ा सा आइडिया यहां पे लगता हुआ नजर आ गया। ठीक है, तो अब यहां पे आपको एक चीज देखना है। अब मैं एक एक करके यहां पे डिस्कस बात करूंगा। तो अगर मैं ये सॉल्यूशन को कंसीडर करूं कि ये आपका एक सॉल्यूशन है, ये डायग्राम भी आपको क्या है, एक सॉल्यूशन है, तो ध्यान से देखना कि अगर मैं इस पे रॉड्स लॉ लगाऊं, मान के चले कि यहां पे बोल रहा हूं कि सॉल्यूट का आपने Na मोल आपने ऐड किया। ठीक है, सॉल्यूट कुछ अवेलेबल होगा उसका मान के चलो Na मोल आपने ऐड किया है, और आपका सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट का आपने Nb मोल आपने ऐड किया होगा, और इस दोनों को मिला के आपने ये सॉल्यूशन आपने बनाया होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकालूंगा तो आप ये पाओगे कि अभी तक अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है तो आपको सॉल्यूट पार्टिकल ए कितना प्रेशर क्रिएट करेगा और सॉल्वेंट पार्टिकल बी कितना प्रेशर क्रिएट करेगा, इन दोनों प्रेशर को जोड़ोगे तो उस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर आता हुआ आपको दिखेगा। बोलोगे ठीक है सर, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि क्या यहाँ पे सॉल्यूट आपको वेपर प्रेशर बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है क्या? तो बोलोगे कि आपकी ये बिल्कुल नहीं कर रहा होगा। तो अगर वेपर प्रेशर आपको बनाने में सॉल्यूट कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होगा तो प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूट, जिसको मैं पीए से डिनोट किया, इसका वैल्यू क्या हो गया? बोलोगे 0 हो गया। तो यहां से आपको दिखेगा कि प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज पीटी से, जिसको हम लोग डिनोट किए थे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? आपके पीबी के बराबर हो जाएगा।
बोलोगे बिल्कुल सही है। और पी भी क्या रिप्रेजेंट करता है कि सॉल्वेंट के कारण आपको कितना वेपर प्रेशर बन रहा है, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है पीबी। तो अगर आप पीबी पे रॉल्स लॉ लगाओगे तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या आता है, दैट इज पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या मैं ये लिख सकता हूं? बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लूं, पी सॉल्यूशन को मैं अगर पीएस से डिनोट कर दूं और पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट को अगर मैं पी नॉट बी से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि मैंने सॉल्वेंट को यहां पे बी मान लिया है कि बी आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्वेंट को, तो पी नॉट बी इंटू एक्स बी हो जाएगा। बोलोगे बिल्कुल सही है, हो जाएगा ना, यहां तक सही है। तो आपको पी ए का वैल्यू 0 क्यों होगा, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहां पे ध्यान से सुनना। तो आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया कि जो भी आपको प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि आपको वहां पे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है इस पे डिपेंड होता हुआ नजर आएगा। अगर सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा तो प्रेशर वहां पे ज्यादा बन रहा होगा। बोलोगे ठीक है, इसको भी हमने समझ लिया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। चलिए, अब मैं अगर इस इक्वेशन को 1 मान लिया, इस इक्वेशन को 1 मान लिया, आपको थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस करने का जरूरत पड़ेगा। बोलोगे किस तरह का एनालिसिस हम लोग को करना पड़ेगा? जैसे मान के चलो पी सॉल्यूशन को मैं अगर पीएस से डिनोट कर दिया, सॉल्यूशन का प्रेशर पीएस से, और मैं अगर ये रिप्रेजेंट किया कि ये पी नॉट बी है और ये आपका एक्स बी है। बोलोगे ठीक है, क्या तुम बता सकते हो, क्या मैं यहाँ पे अगर आपके इस सॉल्यूशन में, अगर आपके इस सॉल्यूशन में, बड़ा ध्यान से देखना, इस सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट Na अमाउंट में अवेलेबल है, सॉल्वेंट अगर Nb अमाउंट में अवेलेबल है, तो क्या मैं इस सॉल्यूशन के लिए ये लिख सकता हूं कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू 1? बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो अगर मैं यहां से xb को लिखूं तो क्या मैं यहां से री लिख सकता हूं कि xb इज इक्वल टू नथिंग बट 1 माइनस एक्स ए? बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ठीक है, अभी यहां से आपको कुछ बात समझ में आएगा, ये आप बड़ा ध्यान से सुनना और आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं पी एस इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए? बिल्कुल सही है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या पी नॉट बी माइनस पी एस, दिस शुड बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स ए? बोलो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, यानी ये जो एक्सप्रेशन आपको आ गया ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन साबित हो सकता है। ठीक है, क्यों बोलोगे ना, क्या कोई बता सकता है यहाँ की पी नॉट बी क्या था? बोलोगे कि पी नॉट बी रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका वहां पे सॉल्वेंट प्रेजेंट है ना, उसका प्योर कंडीशन में उसका प्रेशर कितना है। बोलोगे ठीक है, पी एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पी एस रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपने उसमें सॉल्यूट मिलाया है तो उस केस में उसका सॉल्यूशन कितना प्रेशर क्रिएट करेगा। यानी अगर मैं ऊपर वाले डायग्राम पे चेंज करूं, थोड़ा सा मैं अगर आपको समझाने का यहाँ पे कोशिश करूं, तो मैं यहाँ पे ये लिखना चाहूं, मैं अगर थोड़ा सा इसको एडिट कर दे रहा हूं, आप लोग समझना कि मैं अगर इसके बारे में ये लिखूं तो आपको ये लिखा गया है कि यहाँ पे जो प्रेशर आपको लिक्विड बना रहा है इसको हमने पी नॉट बी से डिफाइन किया, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन आपको प्रेशर बना रहा है इसको हमने किससे डिफाइन किया, दैट इज पीएस से किया। और आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है, स्टार्टिंग में मैंने बताया भी कि पी नॉट बी और पीएस में किसका प्रेशर आपको ज्यादा होगा। बोलोगे कि पी नॉट बी का वैल्यू ज्यादा होगा। आप यहाँ पे डायग्राम से भी समझ सकते हो कि फर्स्ट वाले डायग्राम में आपको देखो कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आपको वेपर में ज्यादा दिख रहे होंगे, और आप अगर उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर मिला दोगे तो देखो वहां पे जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होंगे जो वेपर प्रेशर बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा उसका वैल्यू कम है। तो वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर कम होंगे तो वहां का प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, होगा ना। तो अगर तुम गौर करोगे, ध्यान से सुनना, कि इसका मतलब आपको इसमें दिख गया कि अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि पी नॉट बी का वैल्यू क्या है, पीएस से ज्यादा है। पी नॉट बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर सॉल्वेंट अकेले अवेलेबल होता तो वो कितना प्रेशर क्रिएट करता, जो कि ए डायग्राम आपको रिप्रेजेंट कर रहा था। और बी डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि उस केस में अगर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो कितना प्रेशर क्रिएट करेगा, उसको लोग पीएस से डिनोट कर रहे हैं। और आपने अभी पढ़ा है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसके पीछे का आपको एरिया वाला जो कॉन्सेप्ट बताया तो वो आपको समझ में शायद आ रहा होगा। बोलोगे यहां तक सही? ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं बोलूं कि ये जो चेंज इन प्रेशर है, तो आप एक चीज बोल सकते हो कि ये चेंज इन प्रेशर जो आया
ये आप क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स से? बिल्कुल सही है। तो ये जो डेल्टा पी जो आपने लिखा है, ये जो डेल्टा पी आपने लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब कि वेपर प्रेशर जो आपको लोअर हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ये डेल्टा पी उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने अमाउंट से वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, आपको डिक्रीज हुआ है। तो आपको पता है पी नॉट बी स्टार्टिंग में था, पी एस वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद है। तो ये जो डिफरेंस इन प्रेशर आया कि कितना ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पे कितना प्रेशर डिक्रीज हुआ है, इसको किससे डिफाइन किया जाता है? दैट इज डेल्टा पी से डिफाइन किया जाता है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आपको यहां से ये चीज जरूर समझ में आ रहा होगा कि डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या ये आपको समझ में आ रहा होगा? ये बड़ा ध्यान से देखना, यहां से आप बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालोगे कि जैसे जैसे आपको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ते जाएगा, आपको डेल्टा पी का वैल्यू क्या होते जाएगा? इंक्रीज होते जाएगा। डेल्टा पी का वैल्यू क्या होते जाएगा? इंक्रीज होते जाएगा। मतलब क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैं अगर डेल्टा पी के बारे में बताऊं, क्या आप बता सकते हो कि डेल्टा पी को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? बोलोगे सर पी नॉट बी माइनस पी एस। बोलोगे बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना कि अगर मैं एक्स ए दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब ज्यादा वेपर प्रेशर आपको डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा ना। तो इसका मतलब समझ सकते हो कैसे आप और प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अगर एक्स ए का वैल्यू बढ़ा, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को आपने बढ़ाया, तो डेल्टा पी का वैल्यू बढ़ गया। बोलोगे बिल्कुल सही है। तो अगर डेल्टा पी का वैल्यू बढ़ा, तो तुम गौर करोगे कि पी नॉट बी का वैल्यू कभी भी बढ़ सकता है क्या? बोलोगे नहीं सर, ये तो प्योर स्टेट में होता है, ये तो मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो अगर इसका वैल्यू कांस्टेंट है, इसका वैल्यू अगर फिक्स है, अगर आपको इसका डिफरेंस का वैल्यू बढ़ना चाहिए, इसका मतलब प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। तो यहां से आप क्या आप कंक्लूड कर सकते हो कि जैसे जैसे एक्स ए का वैल्यू इंक्रीज होते चलेगा, प्रेशर ड्यू टू प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब उस सॉल्यूशन कितना प्रेशर क्रिएट करेगा, उसका वैल्यू क्या होते जाएगा? डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा। बोलोगे यहां तक सही है? तो यहां से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि एज द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट increases, vapor pressure of the solution क्या हो रहा होगा? आपको डिक्रीज हो रहा होगा। और इस डिक्रीज के पीछे की कहानी क्या है? तो मैं एक बार फिर से जल्दी रिकॉल कर रहा हूं कि ये आपको जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड होगा ना, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो कि ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको सरफेस सॉल्यूशन के सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो यहां पे जो आपको सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे, उसका क्वांटिटी घट जाएगा, क्योंकि सरफेस तो आपको फिक्स ही है। तो अगर सॉल्वेंट पार्टिकल जो कि वेपर बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, अगर वो सरफेस पे उसका एरिया कम हो जाएगा, ये जो ब्लू से रिप्रेजेंट किया हूं, तो ये कम अमाउंट में आपको वेपर बनाने में कंट्रीब्यूट करेगा। तो आपको जितना ज्यादा सॉल्यूट को मिलाओगे, सॉल्वेंट के लिए सरफेस एरिया उतना ही कम बचेगा। और अगर सरफेस एरिया अगर सॉल्वेंट के लिए कम बचेगा, तो सॉल्वेंट वेपर बनाने में कम कंट्रीब्यूट कर पाएगा, और आपको वहां पे वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन का कम बनता हुआ दिखेगा। यहां तक सही है? तो यही बात मैंने यहां पे लिखा है कि आपको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे उसका अमाउंट क्वांटिटी बढ़ता हुआ जाएगा, आपको उसके वेपर प्रेशर जो उस सॉल्यूशन का बनेगा, उसका वैल्यू क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। और दूसरा पॉइंट कि आपको जो ये डेल्टा पी का वैल्यू था, ये डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। ये कभी भी नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता है। आपको सॉल्यूट किसी भी तरह का रहेगा, इसको मतलब ये है कि अगर ये नॉन वोलेटाइल है, तो ये सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करके रखेगा, और वो सॉल्वेंट को वेपर बनाने से रोकेगा, और उस केस में आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम बनता हुआ नजर आएगा। बोलो यहां तक सही? ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आप ऊपर का जरूर देखना, ये जो पॉइंट आपको बताया ना, ये एक्सप्रेशन दैट इज ये जो एक्सप्रेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक्सप्रेशन बनता हुआ नजर आएगा। बोलोगे ठीक है? तो अगर मैं फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को एक बार और थोड़ा सा देखूं,
जिसको मैंने ये डिफाइन किया था कि पी नॉट बी माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स ए। क्या मैंने इसको डिफाइन किया, आपने समझ लिया? ठीक है, तो यहां से अब एक चीज मैं बोलूंगा, क्या मैं अगर ये डेफिनेशन यहां पे ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया कि पी नॉट बी माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट बी, तो क्या आप इसको बोल सकते हो कि ये एक्स ए होगा? बिल्कुल सही है। और ये जो टर्म आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, इस टर्म को हम लोग एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज RLVP के नाम से रिप्रेजेंट करता हुआ इसको नजर आता है। याद है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता था? सिंपल डेल्टा पी। लेकिन अगर आप उसको पी नॉट बी से डिवाइड कर दिए, अगर आप उसको पी नॉट बी से डिवाइड कर दोगे, तो उसको हम लोग एक नाम से जानेंगे दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखो, आप इस टर्म्स को, अगर इस टर्म को दिखोगे तो इस टर्म को हम लोग किस नाम से दिखाते थे? दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन अगर आप इसको पी नॉट बी से डिवाइड कर दिए, तो आपको इस टर्म्स को हम लोग किस नाम से डिफाइन करते हैं? दैट इज RLVP के नाम से जानते हैं। और ये हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सॉल्यूशन चैप्टर का, तो उसमें ये टर्म्स हम लोग पढ़ते हुए नजर आते हैं। बोलोगे बिल्कुल सही है। ये सारे बात आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो आपको यहां से कुछ बातें आपको दिखने में आया, जो अगर मैं क्विक समराइज करूं कि जैसे जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी भी सॉल्यूशन में मिलाते हो, जितना ज्यादा उसका क्वांटिटी बढ़ते जाएगा, आपको वेपर जो प्रेशर क्रिएट करेगा सॉल्यूशन, उसका वैल्यू कम होती जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, तो यहां तक अगर आप यहां पे देख लियो, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा एक बार आप लोग ऑब्जर्व करना, इसको एक बार समझने की कोशिश करना। बिल्कुल भी सिंपल सा चीज है, और आपको ये चीज जरूर इस लेक्चर को देख के समझ में आना चाहिए कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्यों डिक्रीज होता था। आई होप कि इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया। और इस टर्म्स, ये जो आपको इक्वेशन 1 है और ये जो आपको इक्वेशन अगर 2 से डिफाइन कर दिया, तो ये दोनों को इक्वेशन को यूज करके आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलता है, और ये बात आपने यहाँ पे समझने का कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करता हूँ। आप इसको देखो, एक बार पढ़ो, एक बार इसको समझने का कोशिश करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपको अपीयर होऊंगा यहाँ। ठीक है, थैंक यू।